नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की पॉलिटी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इकाई 3 चैप्टर 4। इससे पहले हमने 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम है आज लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। क्या नाम है? लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। आज हमारा 4th चैप्टर है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं। ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। सामोआ समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्रा पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। वह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था वह बड़े लड़के के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों की छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछलियां पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी। डलियां बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। कक्षा 7 का एक सामूहिक छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में, ये देखो, लड़कियां स्कूल जाते हुए समय बनाकर चलना क्यों पसंद करती हैं। देखो, चलो दोस्तों पढ़ते हैं। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 के मध्य प्रदेश के छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे, जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने के मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। ये बाल लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग में करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। ऊपर के 2 उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे हैं कि लड़के एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों
में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए हम खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं, लड़कियों को गुड़ियाँ। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़ियाँ और लड़कों को कारें क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रोब से, यह सब बात बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। मेरी माँ काम नहीं करती। दोस्तों देखो, ये इसको पढ़ते हैं, मेरी माँ काम नहीं करती। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमित की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है। हाँ, पर वो कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। ओहो, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वो खुद क्या सोचती है। श्री सिंह के घर पर। हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती? और एक बात, जरा इन्हें सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक है, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? ये पापा की बात है। मैं क्या जानूँ, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ओहो, यह तो स्कूल बस थी। अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो, जल्दी। और हरमित को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे, यह भी उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने तो इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए। शाम 6 बजे। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। आहा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो। मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वह वैसे ही हालत में दिन भर रहेगा? हरप्रीत, कमबख्त, चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई है? ही, क्या अभी भी वो सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। ये एक फैमिली की बात है, हस्बैंड वाइफ की और बच्चों की, ठीक है। तो कि ये बताना चाह रहे हैं कि लेडीज अपने घर में अपना रोल कैसे निभाती है और हस्बैंड अपना। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्री की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुष और स्त्री की हैसियत एक जैसी नहीं होती। और देखिए, पुरुष और स्त्री के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य।
हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों को महत्वपूर्ण बीमारों का फिर भी जैसा हमने देखा है घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वो तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ की ही घर के काम की करती थी। काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वो बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना आदि घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उन्हें समाज में व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मैम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय, 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती थी। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी की मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते? क्या हम कुछ समाज में व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। उनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में औरतों लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्टर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने, वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने, सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाना आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। निम्न तालिका भारतीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दिए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं। 1998 देखिए, क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? ये तालिका दे रखी है, ठीक है, कि कौन से राज्य में कितने वेतन के सहित कार्य प्रति घंटे करते हैं, कितने सप्ताह में, और कितनी स्त्रियां कितने घंटे में कितना घरेलू काम करती हैं। ठीक है, महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा है, महिलाओं के घरेलू देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष दोनों होने के आधार भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल
जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिला घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगे तो किस प्रकार के काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगे। पूरे देश के कई गांव में शासन ने आंगनवाड़ी और बालवाड़ियों खोली है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे संवैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेच की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता। मध्य प्रदेश के गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे, ये देखो, बहुत सी स्त्रियां जैसे कहानी में सोनाली की माँ और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका संरक्षण किया गया घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करते हैं। इससे प्राय महिलाओं काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। क्या आप सोचते हैं कि यह पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मैं हर कहीं मौजूद मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं, पर यह भाग औरत को चाहिए अपना अधिकार। ये पोस्टर बंगाल की महिलाओं के समूह ने बनाया है। क्या इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य है। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। क्या है, सभी समुदाय समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। हाँ, यह कथन सही है क्योंकि जिन समुदाय या समाजों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है या जो समाज रूढ़िवादी परंपरा से जकड़ा हुआ है, उन समाजों में लड़के और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। ठीक है। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। हाँ, ये कथन असत्य है क्योंकि हमारा समाज लड़कियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करता। यह बड़े होने पर लड़कों लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। ज़्यादातर माता पिता लड़कों को पसंद करते हैं लेकिन बेटियां बेटियों के लिए इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने से इनकार करते हैं। ग है, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती। यह कथन असत्य है क्योंकि जो महिलाएं घर पर रहती हैं वो घरेलू कामों को करती हैं जैसे खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना आदि प्रमुख है। ठीक है। ग है, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि महिलाएं जो घर में काम करती हैं उनको महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज में इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। अपना सेकंड क्वेश्चन है, घर का काम आदर से होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि आदर्श होने शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं? अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण से समझाइए। हाँ, काम का आदर्श होना, जैसे कई काम दिखाई नहीं देता। जो महिलाएं आमतौर पर घर के अंदर काम करती हैं उन्हें उचित मान्यता नहीं दी जाती, जैसे खाना बनाना, बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना। और दूसरा क्या था? शारीरिक रूप से थकने वाले। ठीक है। तो घरेलू कार्यों जैसे घर की सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना आदि कार्यों में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये काम शरीर को थकाने वाले होते हैं। और तीसरा क्या था? पहला था आदर्श होना और दूसरा था थकाने वाले, शारीरिक रूप से थकाने वाले, समय का खप जाना। ठीक है। और बहुत समय खप जाना, ये था बहुत समय खप जाना। घर के कामों में बहुत समय लगता है जिसके कारण महिलाओं को समय नहीं मिलता, जैसे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करने में लगने वाला समय। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अपना, ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती हैं। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों। सोचिए कि क्या
इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। तो खिलौनों की सूची, जैसे लड़कों की सूची बना सकते हो और लड़के की सूची बना सकते हो। जैसे लड़कों की सूची में आप मोटर, बंदूक, वीडियो गेम, गेंद और हेलीकॉप्टर, और उसी प्रकार लड़के की बना सकते हो गुड़िया की ड्रेसेज, ठीक है। इस प्रकार आप इनका वो कर सकते हो। और समाज में लड़के जब युवावस्था में पहुंचते हैं तो वे उन्हीं कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसे वे बचपन में खिलौने के रूप में खेला करते हैं, जैसे सेना में भर्ती होना, पुलिस या पुलिस अफसर बनना, गाड़ी चलाना आदि कार्यों को करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत लड़कियां उन खिलौनों को चुनती हैं जो कोमल होते हैं और उन्हें घर के अंदर खेला जा सकता है। उनकी नारीवादी स्वभाव उन्हें लड़कों द्वारा पसंद किए गए खिलौनों के साथ खेलने की अनुमति नहीं देती, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन अपना, अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए। उनके घर में और कौन कौन है, वो क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वो रोज़ कितने घंटे काम करती है और वे कितना कमा लेते हैं। इस सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। जैसे आप अपना, सबका अलग अलग होता है नज़रिया, तो आप जैसे हम आसपास जैसे देख सकते हैं, जैसे हमारे पड़ोस में महिला घर के कामों में मदद करने के लिए आती है, उसका नाम या कुछ भी हो सकता है। उसके 5 बच्चे हैं, उसका पति मजदूरी करता है, उसके 5 बच्चों में 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। उसके पति का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है। कभी जैसे हमने कुछ, जैसे महिला का नाम A मान लेते हैं और पति का नाम B मान लेते हैं। तो ए का घर दिल्ली के उपनगर गोकुलपुरी के नाले पर स्थित झोपड़पट्टी में है और ए प्रतिदिन 16 घंटे काम करती है, जिसमें 8 घंटे अपने घर का काम करती है और 8 घंटे दूसरे घरों पर काम करती है। 8 घंटे दूसरों घरों पर काम करने पर उसे 2200 रुपये मिलते हैं और उसका पति मजदूरी करके लगभग 3500 रुपये कमा लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। और इसकी वो देख लेते हैं शब्दावली, देख लेते हैं। अस्मिता, पहचान, ये क्या होता है? यह प्रकार से स्वयं के होने वाले अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन, संगीतकार की तरह अस्मिता कहा जा सकता है। दोहरा बोझ, शाब्दिक रूप में इसका अर्थ 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि सारे कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित है। अमूल्यित क्या होता है? जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता स्वीकृति नहीं पाता तब वह स्वयं को अमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखें, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देकर कुछ भी नहीं कहे तो ऐसे में पहला लड़का अमूल्यित महसूस करता है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।